नजफगढ़ के रहने वाले वीरेंद्र सिंह दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट कंपनी में एज अ कार्गो एजेंट काम करते थे और यहाँ पर वीरेंद्र जी और उनके कुछ फ्रेंड्स डीटीसी बस द्वारा आना जाना करते थे। पर फिर एक दिन इनके कुछ दोस्तों ने बोला कि यार हमारा इतना टाइम बस में और फिर उसके बाद ऑफिस में बैठे बैठे बीत जाता है, फिटनेस की भी ऐसी तैसी हो रखी है और रोज 30-40 रुपए ये फालतू खर्चा बस में जाता है हमारा। इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा अपने को। अच्छा, जो ये घटना है ना, ये 2005 की है। उस टाइम पर एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय के लिए रोज का 30-40 रुपए बस फेयर में खर्च करना एक कष्टदायक एक्सपेंस होता था और इसी कष्ट को दूर करने के लिए इन सब ने एक प्लान बनाया। पर ये 40 रुपए बचाने के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा रिस्क ले लिया था जिसकी कहानी आज आपको ऊपर से नीचे तक हिला के रख देगी एकदम। ये कहानी मुझे भेजी है मनीष भाई ने, जो वीरेंद्र जी के बेटे हैं, और फिलहाल उनके द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये बात है 2005 की। वीरेंद्र जी अपनी फैमिली के साथ नजफगढ़ में रहते थे और वहां से ही दिल्ली जाते थे आईजीआई वाले ऑफिस में अपना काम करने। अब इनके साथ 4 दोस्त और ऑफिस जाते थे। जब वीरेंद्र जी नजफगढ़ के अंदर डीटीसी बस बोर्ड करते थे, वहां से 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद इनके बाकी के दोस्त बस में चढ़ते थे। अच्छा, इनको काम करके घर वापस लौटते लौटते रात के 11, 12 और कभी कभी 1 भी बज जाता था। अब ऐसे ही दिन बीत रहा था, ये इनका डेली रूटीन का हिस्सा हो चुका था। और फिर इनके दोस्तों ने ऑफिस में बैठ के ही डिस्कशन स्टार्ट किया कि यार इतना टाइम हम बस में स्पेंड कर देते हैं, घर पहुंचते पहुंचते 12-1 बज जाते हैं, अपने लिए तो टाइम ही नहीं है, हमारी फिटनेस भी ऐसी हो रखी है एकदम बेकार सी, तो क्यों ना हम लोग एक साइकिल खरीदते हैं, रोज साइकिल से ऑफिस जाया करेंगे और ऑफिस से वापस घर आएंगे, इससे अपनी फिटनेस भी ठीक रहेगी और इसी बहाने हम ऑफिस में बोल सकते हैं कि हम तो साइकिल से घर जाते हैं तो हमें जल्दी छोड़ भी दिया जाएगा। ये पूरा प्लान फिगर आउट करके सबने अपने अपने लिए एक साइकिल खरीद ली। वीरेंद्र जी भी एक एटलस साइकिल, अब पता नहीं आज के लोगों को पता है कि नहीं, पर उस टाइम पर एक एटलस साइकिल होती है बड़ी वाली, ठीक है, लंबी सी होती थी, तो वो एटलस साइकिल इन्होंने खरीदी अपने घर से ऑफिस जाने के लिए। अच्छा, आगे की कहानी जानने से पहले आपको एक बार थोड़ा सा रूट समझना पड़ेगा जिस पर वीरेंद्र जी डेली कम्यूट करते थे। तो अपने आईजीआई ऑफिस से निकलने के बाद सबसे पहले एक रेलवे फाटक पड़ता था। उस रेलवे फाटक का नाम था बिजवासन और फिर उसके बाद आता था एक सीआरपीएफ कैंप। उस सीआरपीएफ कैंप को पार करके दीनपुर एरिया पड़ता है और फिर उसके बाद आता है नजफगढ़। तो ये पूरा एरिया क्रॉस करके वीरेंद्र जी रोज अपने घर वापस आते थे। साइकिल से कम्यूट करते हुए इनको कोई 10-12 दिन हुए थे, पर जो ये साइकिल वाला तरीका है ना, ये ज्यादा दिन काम नहीं किया इन लोगों के लिए। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि वीरेंद्र जी 15 दिन से ज्यादा साइकिल से कम्यूट नहीं कर पाए, उनको अपना ये साइकिल त्यागना पड़ा। अब जब इन्होंने साइकिल से आना जाना बंद किया तब इनके घर वालों ने सोचा कि रोज पापा को 25 किलोमीटर जाने में और 25 किलोमीटर आने में बहुत थकावट हो जाती होगी, तुम्हें भी इन्होंने साइकिल का आइडिया इसलिए ड्रॉप कर दिया। पर कहानी तो कुछ और ही पक रही थी भाई साहब। अब इन्होंने कुछ खुल के बताया नहीं तो उनके घर वालों ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, ठीक है। इस बात को बीते हुए 1 महीने हो चुके थे। 1 महीने के बाद मनीष के बुआ के बेटे की शादी थी। तो हरियाणा में एक रिवाज है कि जब बुआ के घर में शादी होती है तो बुआ अपने भाई के घर पर आके कुछ दिनों तक रहती है शादी से पहले, और वो अपने साथ गुड़ की भेली लेके आती है। ये एक परंपरा है जो कि काफी टाइम से फॉलो होता आ रहा है। अच्छा, होता यहाँ पर ये है कि मनीष की बुआ जी इनके नजफगढ़ वाले घर में ना आके जो इनका गांव में घर था वहां पर जाती हैं गुड़ की भेली लेके। और इन्होंने मनीष के पापा और चाचा सबको बुला लिया था गांव पे ही, तो ये सारी फैमिली गांव में इकट्ठा हो गई। अब दिन भर सारे रीति रिवाज खत्म होने के बाद शाम को ये सब लोग एक कमरे में बैठते हैं, सारे भाई बहन, बुआ, पापा, चाचा, ताऊ सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जेंट्स थे उन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी थी और तभी जो मनीष के फूफा जी थे वो मनीष के पापा से बोलते हैं कि मैंने सुना आप साइकिल से जा रहे थे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, पर फिर आपने छोड़ क्यों दिया साइकिल से आना जाना। तब मनीष के पापा जी ने बोला कि नहीं, मेरा थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं था इसलिए मुझे साइकिल का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। फूफा जी बोलते हैं कि क्यों मजाक कर रहे हैं, इतना तो आपको जानते हैं हम, फिटनेस आपको उतना भी खराब नहीं है, सब कुछ नॉर्मल तो है, जो सही बात है वो बताइए। अब जितने भी घर वाले बैठे हुए थे वहां पे उस समय, वो सब लोग वीरेंद्र जी को फोर्स करने लगे, बताइए असली में क्या हुआ था। फिर नशे में ही वीरेंद्र जी ने अपनी कहानी बतानी स्टार्ट की और भाई वो कहानी सुन के जितने जेंट्स ने पी रखी थी ना, इन सबका नशा 1 मिनट में उतर जाता है। सुनना आप ध्यान से। वीरेंद्र जी बताते हैं कि पहले 2 वीक तक तो हमारा बहुत सही रहा, हम लोग साइकिल से आते थे जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर फिर उसके बाद एक दिन क्या होता है कि इनको अपने ऑफिस में किसी काम से लेट तक रुकना पड़ा। अब इनके साथ जो 4 लोग आते थे उनमें से 3 चले गए, एक इनका फ्रेंड इनके साथ ही रुका हुआ था। ये लोग का प्लान था कि हम काम खत्म करके साथ ही चलेंगे घर की तरफ, ऐसे अकेले जाना ठीक भी नहीं है। रात के 11:15 बजे सारा काम निपटा के ये लोग निकलते हैं आईजीआई वाले ऑफिस से नजफगढ़ की तरफ।
उस टाइम पर दिसंबर का महीना था और बहुत ठंड भी हो रही थी। अभी आईजीआई टर्मिनल से कोई 15 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद ये लोग भिजवासन फाटक से थोड़ी दूर पहले रुकते हैं रेस्ट करने के लिए। अब जहाँ पर इन लोगों ने साइकिल रोकी थी वहां से 200 मीटर के बाद इनको टर्न लेना था। वीरेंद्र जी और उनके दोस्त वहीं पर खड़े होकर अपना बात कर रहे थे और इसी बीच वीरेंद्र जी की नजर उस कॉर्नर पे जाती है जहाँ से इनको टर्न लेना था। भाई ये देखते हैं कि वहां पर एकदम एक काला आदमी खड़ा है। उसकी जो आंखें थी वो थोड़ी चमक रही थी, इसलिए उनको वो नजर आया प्रॉपर। ये अपने दोस्त से बोलते हैं कि भाई वहाँ पे खड़ा है कोई, देख तो। पर ताज्जुब की बात ये है कि वो आदमी सिर्फ वीरेंद्र जी को ही दिखाई दे रहा था। उनके दोस्त ने जाके देखा थोड़ा सा आगे तो कोई भी नहीं था। बोलते कि इधर तो कोई नहीं है। ये सुनकर वीरेंद्र जी ने भी झांक के देखा कॉर्नर पे, तो वहाँ पर अभी कोई भी नहीं था। इन दोनों को लगा कि शायद कोई चोर वोर खड़ा है वहाँ पे। ये लोग बड़ी सावधानी से एकदम पैरेलल होके उस कॉर्नर के थोड़ा और करीब पहुँचते। वीरेंद्र जी को वो इंसान फिर से दिखाई दिया और इन्होंने नोटिस किया कि जो उसकी आंख की पुतली है वो पलटी हुई है एकदम। ये अपने दोस्त से बोलते कि भाई फिर से दिखा, वही खड़ा है सामने। यहाँ पर जो वीरेंद्र जी के दोस्त है ना, ये अपने साइकिल में एक लठ लेके चलते थे। इन्होंने अपनी साइकिल वहीं पे खड़े की और जो लठ था वो लेके सीधा कॉर्नर की ओर जाने लगे कि मैं आसपास का पूरा एरिया देख के आऊंगा, कोई है तो नहीं सच में। इन्होंने वीरेंद्र जी को बोला कि तुम साइकिल देखते रहना, मैं आता हूँ चेक करके। वीरेंद्र जी यहाँ पर रोड पर अकेले खड़े। इनका फ्रेंड जो वो टर्न था उससे थोड़ा सा आगे जाके मतलब चेक करने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। वीरेंद्र वेट कर रहे हैं कि ये लौट के आएगा मेरा फ्रेंड, और तभी किसी ने इनके कंधे पर हाथ रखा। इन्होंने रिफ्लेक्स में अपना गर्दन घुमाया तो वही सेम आदमी इनके जस्ट पीछे खड़ा था। भाई ये साइकिल अपना पटकते हैं रोड पे और दौड़ के चिल्लाते हुए अपने फ्रेंड के पास जाते हैं कि वो आके मेरे पीछे खड़ा हो गया। अभी जोर जोर से चिल्लाने लगे एकदम डर के मारे। तब इनके फ्रेंड भी भाग के इनकी तरफ आते हैं और फिर ये लोग साइकिल की तरफ देखते हैं तो इन्होंने पाया कि वहां पर कोई भी नहीं है। दोनों साइकिल रोड पे गिरी हुई थी। इनके फ्रेंड ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, रोड के जिस साइड पर हम अभी चल रहे थे उधर ना चल के जो दूसरा साइड है रोड का उधर से हम लोग चलेंगे। ये लोग लेन चेंज करते हैं। लेन चेंज करके धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। जो वीरेंद्र जी के फ्रेंड थे ये लास्ट तक यही बोल रहे थे कि कोई चोर वोर होगा, तुम इतना लोड मत लो। पर यहाँ पर वीरेंद्र जी को साफ साफ पता था कि वो कोई इंसान नहीं था। ये अपने घर पर वापस आते हैं। इनका मन बना कि अब मैं साइकिल से नहीं जाऊंगा ऑफिस। पर फिर इनको ये भी डर सताने लगा कि यार बाकी मेरे दोस्त तो साइकिल से जाएंगे ही, अगर मैंने मना कर दिया तो सब बोलेंगे फट्टू है, डर गया। तो इस फैक्टर को नजर में रखते हुए ये साइकिल से आना जाना कंटिन्यू करते हैं। ये जो इनका सेकंड राउंड था ना साइकिल से आने जाने का, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। जनवरी का टाइम था। वीरेंद्र जी के ऑफिस में एक न्यू ज्वाइनी आता है। 3 साल पहले शादी हुई थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब जो नया ज्वाइनी था वो वीरेंद्र जी के घर से 4 किलोमीटर पहले जहां पर इनके बाकी के दोस्त रहते थे वहां पर उसका भी घर था। ठीक है, और ये अपनी मोटरसाइकिल से डेली कॉम्यूट करता था, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। अभी उस न्यू ज्वाइनी को ऑफिस में आए हुए 7 दिन हुए थे बस। एक रात काम खत्म करके कोई 11:45 के आसपास ये निकलता है ऑफिस से घर जाने के लिए। दिल्ली की सर्दी और भयानक धुंध थी। उस समय इतना पॉल्यूशन भी नहीं था तो अच्छा खासा फॉग होता था। विजिबिलिटी कम होने के कारण ये धीरे धीरे अपनी बाइक आगे बढ़ा रहा था। और इसी दौरान जब ये आदमी भिजवासन रेलवे फाटक के पास पहुंचा तो इसे दिखाई देता है कि वहां पर साइड में एक औरत और एक आदमी खड़े हैं। उस औरत ने साड़ी पहन रखी थी और आदमी ने व्हाइट कुर्ता पैजामा पहना था। अब उस नए ज्वाइनी को लगा कि शायद अभी अभी ये लोग ट्रेन से उतरे हैं और गाड़ी का वेट कर रहे होंगे अपने घर जाने के लिए। पर जैसे ही ये आदमी उन दोनों के करीब पहुंचा उन लोगों ने इसे हाथ दिया लिफ्ट के लिए। पहले तो इसने पूरा माइंड मेकअप करके रखा था कि मैं नहीं रोकूंगा अपनी मोटरसाइकिल, पर उनके पास पहुंचते ही अचानक कुछ चेंज हुआ इसके अंदर। इसने अपनी बाइक खड़ी कर दी वहां पे। सबसे पहले वो आदमी इसकी बाइक पे बैठता है और उसके पीछे वो औरत। ये भाई अपनी बाइक लेके धीरे धीरे नजफगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। अच्छा, बाइक पर बैठने से पहले इसने पूछा था कि आप लोगों को कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला कि बस यहीं आगे तक जाएंगे हम लोग। ये भाई पीछे बैठा के उनको धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। घना कोहरा हो रखा है एकदम। कोई 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद इसने फिर से पूछा कि आप लोगों को जाना कहाँ पे, कहाँ उतरिएगा आप लोग। तो पीछे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। उस नए ज्वाइनी ने एक चीज और नोटिस किया कि वो दोनों आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। इसलिए लगा कि शायद अभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो ये लोग उसी चक्कर में चुप होके बैठे। बाइक चलती जा रही थी और थोड़ी देर में नजफगढ़ वाला नाला आ जाता है। अब वो नाला क्रॉस करने के बाद वहां पर एक छोटा सा कस्बा आता है।
ये लोग उस कस्बे पर भी नहीं उतरे। अब इस नए ज्वाइनी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको नजफगढ़ जाना हो और इनको ड्रॉप करने के चक्कर में मुझे वहां तक जाना पड़ेगा बाइक से, क्योंकि इसका घर तो नजफगढ़ से 4 किलोमीटर पहले ही था ना। तो सिर्फ उनके लिए ये नजफगढ़ जाने के मूड में नहीं था बिल्कुल भी। ये थोड़ा झुंझला के फिर से पूछता है कि कहाँ उतरिएगा आप लोग। तब जो वो आदमी बैठा था पीछे वो बोलता है कि बस यहीं आगे तक जाएंगे थोड़ा सा और। ये बाइक चलाता जा रहा था। अब सीआरपीएफ कैंप 3 किलोमीटर दूर था उस जगह से। और तभी जो वो औरत थी पीछे वो बोलती है कि बस यहीं रोक दीजिए मोटरसाइकिल, मुझे यहीं पे उतरना है। पर जिस जगह इसने रोकने के लिए बोला वहां पर आसपास कोई भी कस्बा नहीं था। जो नियरेस्ट टाउन था वो 1 किलोमीटर दूर है और लेकिन उस जगह पे रोड पे जो लाइट लगी रहती थी वो जल रही थी, तो उजाला था अच्छा खासा। बाइक वाले ने ज्यादा सवाल नहीं किया, इसने मोटरसाइकिल चुपचाप वहीं पे खड़ी कर दी। जब वो लेडी मोटरसाइकिल से नीचे उतरी तब इन्होंने पूछा कि यहाँ पर तो आसपास कोई कॉलोनी नहीं है, कहाँ जाएंगे आप इस समय। यहाँ पर उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये इसकी बात को इग्नोर करके चुपचाप आगे की ओर बढ़ने लगी। ये भी सोचता है कि यार ठीक है, मैं फालतू में अपना दिमाग लगा रहा हूँ, चलते हैं चुपचाप यहाँ से। ये धीरे से मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता है और अचानक इसकी नज़र अपने रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। ये भाई देखता है रियर व्यू मिरर में कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। इसे बड़ा अजीब लगा। इसने एक बार और ध्यान से देखा कि कहीं मेरी गलतफहमी तो नहीं है, पर सच में उस औरत के पैर उल्टे थे। पर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, ये सोचते हुए कि ये आदमी तो पीछे बैठा हुआ है मेरे, अगर ऐसा कुछ होता, कुछ गड़बड़ होता तो ये मेरे को बताता ज़रूर। ठीक है, अब इस बात को उसने इग्नोर तो किया पर अंदर ही उसके डर बैठ गया था बहुत ज़्यादा। ये धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता है। इन लोगों ने सीआरपीएफ कैंप क्रॉस कर लिया। सीआरपीएफ कैंप क्रॉस करने के 300 मीटर के बाद जो पीछे आदमी बैठा था वो बोलता है कि आप मोटरसाइकिल रोक दीजिए, मैं यहीं पे उतरूंगा। जो न्यू ज्वाइनी था उसे लगा कि शायद यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप में कोई इनका रिलेटिव रहता होगा, क्योंकि उधर से नीचे की ओर एक रास्ता जा रहा था। तो वो आदमी जब मोटरसाइकिल से उतरता है तो उस नीचे वाले रास्ते की ओर जाने लगता है। पर जो ये न्यू ज्वाइनी था ना, इसके दिमाग में वो औरत वाली बात बैठ चुकी थी। वो भूल नहीं पा रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। इसके दिमाग में चल रहा था कि यार वो आदमी इतने टाइम से उसके साथ रेलवे फाटक पर खड़ा था, ये पीछे भी बैठ के आया, तो इसे थोड़ा बहुत तो कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो एहसास हुआ होगा इसे। इसने उस कुर्ता पैजामा पहने हुए आदमी को आवाज़ लगाई कि 1 मिनट सुनिएगा ज़रा। वो आदमी अपने रास्ते जा रहा था चुपचाप। इसने आवाज़ लगा के उसको बुलाया। वो चल के इनके पास आता है। इसने पूछा कि आपको वो औरत देखा आपने ध्यान से, कुछ अजीब नहीं लगा? उस आदमी ने बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा अजीब नहीं लगा, क्या हो गया? तो बोला कि आपको कुछ एहसास नहीं हुआ? तब उस आदमी ने बोला कि आप क्या बोलना चाहते, साफ साफ बोलिए ना। तब वो न्यू ज्वाइनी बोलता है कि आपने ध्यान दिया उस औरत के पैर उल्टे थे। ये बात सुन के जो वो आदमी था इसकी ओर देखता है 4-5 सेकंड तक, फिर इसने 2 कदम पीछे लिया और बोलता है कि तो क्या हुआ, पैर तो मेरे भी उल्टे हैं। अब बाइक वाले के दिल की धड़कन मानो ये जवाब सुन के थम सी गई एकदम। ये बेहोश होके वहीं पे गिर जाता है। पूरी रात ऐसी बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। अगली सुबह को गांव वाले ने आके उसे उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में जाके 3-4 दिनों तक ये ना लगातार यही बड़बड़ाते रहा कि वो औरत, उसका उल्टा पैर था। इसने अपने कोलिग्स को जो गए थे उसे देखने के लिए उसे पूरी कहानी बताई और फाइनली 4 दिनों के बाद उस न्यू ज्वाइनी की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। काश उसने उस आदमी को बुला के औरत के बारे में पूछा ना होता। अब ये खबर आग की तरह फैल गई पूरे ऑफिस में और उस दिन के बाद से जो वीरेंद्र अंकल थे इन्होंने परमानेंटली साइकिल से आना जाना छोड़ ही दिया एकदम। ये अपने पुराने रूटीन पे आ गया, बस में बैठ के ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। अब ये पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद मैंने मनीष भाई से पूछा कि भाई वो मतलब किसकी स्पिरिट थी, क्या बैक स्टोरी है? तो उन्होंने बोला कि जो वो बिजवासन रेलवे फाटक का एरिया है वहाँ पर पहले बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया हुआ है और सेम जो नजफगढ़ वाला ड्रेनेज है, जो नाला है, वो वहाँ पर मर्डर करके लोगों की बॉडीज फेंक दी जाती थी। वो पूरा नाला बहुत ही गंदा, एकदम काला पानी बहता है और उसके आसपास तो जंगल वाला एरिया था, तो उसमें बॉडी फेंक के छुपा देते हैं। मे भी उनमें से ही किसी के स्पिरिट से वीरेंद्र जी और जो इनका कोलिग था न्यू ज्वाइनी, उन दोनों का इनकाउंटर होता है। अगर वीरेंद्र जी के साथ उस रात उनके दोस्त ना होते ना, तब चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती थी। तो यार अगर आपके जानने में ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी लिखा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।